हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आज हम स्टडी करेंगे विज्ञान के 6वें अध्याय में, क्लास 9 के विज्ञान के 6वें अध्याय में उत्तक के बारे में। जो उत्तक होते हैं वो पादप उत्तक अलग होते हैं, जंतु उत्तक अलग होते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले पादप उत्तक को पढ़ रहे हैं, पौधों में पाए जाने वाले उत्तकों को पढ़ रहे हैं। ऐसे उत्तक जो पौधों में पाए जाते हैं पादप उत्तक कहलाते हैं, अर्थात पौधों के शरीर को बनाने में, पौधे के प्लांट बॉडी को बनाने में जो भाग लेते हैं वो पादप उत्तक कहलाते हैं। पादप उत्तक में हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक कि विभेद्योतक उत्तक क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं। इसके बाद हमने अस्थायी उत्तकों के बारे में पढ़ा है। अस्थायी उत्तक में भी 2 प्रकार के थे, एक समान प्रकार की कोशिकाओं वाले उत्तक जिसको हम लोगों ने कहा था सरल अस्थायी उत्तक, और दूसरा था जिसमें असमान प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं जिसको कहते हैं जटिल उत्तक। तो सरल उत्तक और सरल उत्तक के प्रकारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम उसमें जो अस्थायी उत्तक होते हैं, तो अस्थायी उत्तकों में हम आज स्टडी करेंगे जटिल उत्तक क्या होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक होगा स्टूडेंट्स जटिल उत्तक। जटिल उत्तक। यह जो उत्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इस उत्तक के बारे में पढ़ने जो जा रहे हैं, यह अस्थायी उत्तक का दूसरा प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया है सरल उत्तक के बारे में। जटिल उत्तक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जटिल उत्तक जो होते हैं जिसमें ऐसे उत्तक, पौधों में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक जिसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, मतलब इस उत्तक को बनाने के लिए अनेक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, ये जटिल उत्तक कहलाते हैं। तो इसमें आप लोग नोट भी कर लेंगे कि पादपों में, पौधों में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक जिसमें अनेक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अनेक प्रकार की, समान प्रकार की नहीं, असमान प्रकार की, छोटी बड़ी साइज में। तो इसमें लिख सकते हैं कि पौधों में ऐसे उत्तक पौधों में पाए जाने वाले ऐसे उत्तक जिनको बनाने में असमान प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, असमान प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। कोशिकाएं भाग लेती हैं, लेती हैं, जटिल उत्तक कहलाते हैं। जटिल उत्तक कहलाते हैं, उत्तक कहलाते हैं, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि पौधों में पाए जाने वाले वे उत्तक या ऐसे उत्तक जिनको बनाने में अनेक प्रकार की या असमान प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं, जटिल उत्तक कहलाते हैं। तो यहाँ पर जटिल उत्तक के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, कहलाते हैं। तो जटिल उत्तक के बारे में आप लोगों ने देख लिया कि इसको बनाने में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। जो आप लोगों ने सरल उत्तक को पढ़ा था उसमें एक ही प्रकार की, समान प्रकार की कोशिकाएं भाग ली थी।
तो दोनों में अंतर आप देखते चलेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो जटिल उत्तक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं और उनमें कोशिकाएं कैसी पाई जाती हैं। तो लिख सकते हैं जटिल उत्तक के प्रकार, हेडिंग डाल लीजिए, जटिल उत्तक के प्रकार। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जटिल उत्तक के प्रकार में देखेंगे। तो याद रखेंगे कार्य के आधार पर, अर्थात जो जटिल उत्तक की कोशिकाएं होती हैं उनके कार्य अलग अलग होते हैं। उनमें कार्य के आधार पर जटिल उत्तकों को दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकारों में बांटा गया है। तो लिख सकते हैं कार्य एवं संरचना के आधार पर, कार्य एवं संरचना के आधार पर जटिल उत्तक को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, ये भी देख लेंगे। पहला है जाइलम, पहला है इसमें जिसको हम लोग जाइलम कहते हैं, जाइलम। यदि इसकी हिंदी की बात की जाए तो इसको हम लोग हिंदी में दारू कहते हैं, दारू। इंग्लिश में इसको जाइलम कहते हैं, याद रखेंगे, जाइलम। दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोएम, फ्लोएम, जिसको हम लोग हिंदी में पोषवाह कहते हैं, पोषवाह। हिंदी अंग्रेजी आप लोग याद करते चलेंगे, नहीं तो बहुत सस्पेंस हो जाता है। हिंदी जानते रहेंगे, इंग्लिश नहीं जानते रहेंगे, इंग्लिश जानते तो हिंदी तो दिक्कत हो जाएगी। जानते हुए भी आप लोग नहीं डिफिनीशन दे पाएंगे फ्लोएम। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कार्य एवं संरचना के आधार पर जो जटिल उत्तक होते हैं, जटिल उत्तक, यहाँ पर उत्तक छूट गया है, जटिल उत्तक को दो भागों में बांटा गया है। पहला जाइलम जिसको दारू हिंदी में कहते हैं और दूसरा फ्लोएम जिसको पोषवाह हिंदी में कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जो जटिल उत्तक होते हैं दो प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो याद रखेंगे, पहले इनके बारे में बता देते तब नोट कराएंगे। जो जाइलम उत्तक होता है या जाइलम होता है, यह पौधों के मध्य भागों में पाया जाता है। पौधे के जो तने होते हैं या जो जड़ होती हैं उनके मध्य में पाया जाता है, मध्य भागों में पाया जाता है। और यह जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भाग, जड़ से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक यह पहुंचाने का कार्य करता है। तो जाइलम का कार्य होता है पौधे में जल एवं खनिज लवणों का संवहन करना। तो आप लोगों ने इसका कार्य देख लिया कि जाइलम जो होता है यह पौधे के विभिन्न भागों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। जबकि फ्लोएम का कार्य बता देते हैं कि फ्लोएम जो होता है, जो पोषवाह कहा जाता है हिंदी में, फ्लोएम पौधों के पत्तियों में जो भोजन बनता है, स्टूडेंट्स, जो पौधों के पत्तियों में जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है उसका संवहन करता है। इन दोनों को संवहन उत्तक भी कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछेगा कि संवहन उत्तक किसे कहते हैं, तो संवहन उत्तकों में नाम इन दोनों का याद रखेंगे।
यह पौधों में संवहन उत्तक होते हैं, क्योंकि संवहन किसका किसका करते हैं, तो जल और खनिज लवणों का संवहन जाइलम करता है, और पत्तियों में बने भोजन का संवहन फ्लोएम करता है। इसलिए इसको संवहन ऊतक अर्थात वास्कुलर बंडल भी कहा जाता है, वास्कुलर टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, संवहन ऊतक भी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम जाइलम के बारे में पढ़ेंगे, और जाइलम में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जाइलम में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, कौन कौन सी होती हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है। तब उसके बाद फ्लोएम में देखेंगे, फ्लोएम में कौन कौन सी कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। तब स्ट्रक्चर के अनुसार आप लोग पढ़ेंगे एक एक करके। तो पहले हम हेडिंग डालेंगे जाइलम, उसके बाद फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग होगा स्टूडेंट्स जाइलम के बारे में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे दारू, जिसको जाइलम कह रहे हैं, पहला जटिल ऊतक का पहला प्रकार है जिसको हम लोग जाइलम कह रहे हैं। जाइलम, इसको कोष्ठ में दारू भी लिख सकते हैं, दारू। जाइलम, तो जाइलम के बारे में जस्ट अभी हमने आप लोगों को बताया कि जो जाइलम होता है, दारू उत्तक होता है, उसका कार्य क्या होता है स्टूडेंट्स। तो यह जल एवं खनिज लवणों का संवहन पौधों के विभिन्न भागों में करता है। यदि यहाँ पर हम एक छोटा सा प्लांट्स बना लें, ज़रा समझेंगे आप लोग। ये अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस, और इसकी ये रूट हो गई। प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रूट इसमें लगी होती है, आप लोग याद रखेंगे। ये रूट हो गई इसकी, तो याद रखेंगे। और ये इसके क्या हो गए, स्टेम हो गए, स्टेम में लिप्स हो गए, तो देखेंगे यहाँ पर हमने एक प्लांट्स बनाया है। तो प्लांट्स में जो यहाँ से जो मूल रोम होती हैं, ये रूट हेयर देख रहे हैं, मूल रोम जो मूल से मतलब निकली हुई है, तो ये ज़मीन के सरफेस से, भूमि के सरफेस से क्या करती हैं, H2O को, जल की मात्रा को अवशोषण करके और जाइलम ऊतक को दे देती है। ये जाइलम ऊतक मध्य में स्थित होता है। यदि ब्रांचेज निकली होती है, यदि शाखाएँ निकली होती हैं, तो शाखाओं में भी जल का परिवहन करता है। यदि शाखाएं भी होंगी तो इसमें जल का परिवहन करेगा। यहाँ पत्तियों में भी जल का परिवहन करता है, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे पौधे के विभिन्न भागों में ये जल का परिवहन करता रहता है। ये ब्रांचेज हो गई, तो ब्रांचेज में भी जल का संवहन करता है। तो याद रखेंगे जो जाइलम ऊतक होता है वह जड़ से, पौधों के जड़ों से जल को, अवशोषित जल को लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक क्या करता है, पहुंचाने का कार्य करता है। किसका कार्य होता है, जाइलम या दारू ऊतक का कार्य होता है। तो आप इसमें लिख लेंगे कि ऐसे पादप ऊतक जो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन करते हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे पादप ऊतक जो
पौधों के विभिन्न भागों में, पौधों के विभिन्न भागों में, विभिन्न भागों में जल एवं खनिज लवणों का, खनिज लवणों का संवहन करते हैं, संवहन करते हैं, करते हैं। जाइलम या दारू कहलाते हैं, जाइलम या दारू कहलाते हैं, कहलाते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि ऐसे पादप उत्तक जो पौधों के विभिन्न भागों में जल एवं खनिज लवणों का क्या करते हैं, संवहन करते हैं, जाइलम या दारू कहलाते हैं, जाइलम या दारू कहलाते हैं। यह जल का प्रवाह कहाँ से करते हैं, जल का संवहन जड़ से लेकर भूमि में, जड़ से लेकर पौधों के विभिन्न भागों तक करते हैं। इनका प्रवाह एक दिशात्मक होता है, एक दिशात्मक अर्थात नीचे से लेकर ऊपर की तरफ होता है। याद रखेंगे तो लिख सकते हैं इसके बारे में, यह जल का संवहन, यह जल का संवहन, संवहन पौधों के जड़ से लेकर सभी भागों में, सभी भागों में यह जल का संवहन पौधों के जड़ से लेकर सभी भागों में करता है, करता है। जिसकी दिशा एक दिशात्मक होती है, जो जल का परिवहन केवल एक दिशा में करता है, एक दिशा में करता है, करता है। यह जल का संवहन पौधों के जड़ से लेकर सभी भागों में करता है, जो जल का परिवहन केवल एक दिशा में होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जल का परिवहन किधर हो रहा है, एक दिशा में, मतलब भूमि से लेकर पौधे के विभिन्न भागों तक ये एक दिशात्मक होता है। तो पूछा जाता है कभी कभी कि जल का परिवहन एक दिशात्मक होता है कि द्विदिशात्मक, तो आप लोग इसका जवाब देंगे एक दिशात्मक, नीचे से लेकर ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जाइलम के बारे में देखा, और जाइलम में निम्नलिखित प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो नीचे लिख लेंगे, जाइलम को बनाने में या जाइलम में निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो लिख सकते हैं, जाइलम में निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाएं, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, पाई जाती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जाइलम में निम्नलिखित 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कौन कौन होती हैं, सबके नाम आप लोग नोट कर लेंगे। पहला है वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं
वाहिनिकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, वाहिकाएं, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, जिसको कहते हैं जाइलम तंतु और जाइलम मृदुतक। तो पहला है, तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, जिसको जाइलम मृदुतक भी कहते हैं, दारू मृदुतक, इंग्लिश में जाइलम पेरेन्काइमा और हिंदी में दारू मृदुतक। और चौथी जो कोशिका होती है जिसको कहते हैं जाइलम फाइबर, जाइलम दारू तंतु और जाइलम फाइबर, फाइबर, इसको हिंदी में कहते हैं दारू मृदुतक, मृदुतक, इसको हिंदी में कहते हैं दारू तंतु। ये याद रखेंगे, हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ सीक्वेंस चल रहा है। तो यहाँ पर वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम पेरेन्काइमा या दारू मृदुतक, और चौथा है जाइलम फाइबर या जाइलम तंतु। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। अब एक एक करके अब पढ़ेंगे चारों के बारे में। तो पहला हमारा हेडिंग होगा वाहिनिकाएं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ट्राइकिड्स। तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे किसके बारे में स्टूडेंट्स? वाहिनिकाओं के बारे में। ये है, स्मॉल ए से हम डिनोट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं वाहिनिकाएं, वाहिनिकाएं। यदि इसकी इंग्लिश की बात किया जाए तो ट्रैकिड्स कहते हैं, ट्रैकिड्स, ट्रैकिड्स। जो जाइलम को बनाने में, जाइलम उत्तक को बनाने में जो पहली कोशिका है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्रैकिड्स कहते हैं, वाहिनिकाएं कहते हैं। तो इसका पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, फिर जाकर इसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं जाइलम की पहली कोशिका का। ये नुकीली होती है, दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, और इसमें लिग्निन का जमाव थोड़ा बहुत हो जाता है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये भी दोनों सिरों पर नुकीली होती है, देख रहे हैं। ये हो गई सेल वॉल, कोशिकाओं को आप लोग देखते चलेंगे किसमें किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये हो गई सेल वॉल, और इसमें गर्त, जगह जगह गर्त पाया जाता है, खाली जगह पाया जाता है, गर्त जिसको बोला जाता है, गर्त। ये हो गई आपकी वाहिनिका, इसको बोला जाता है गर्त, गर्त बोला जाता है। तो ये आप लोगों ने वाहिनिका का स्ट्रक्चर देखा, इसके बारे में आप लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे, इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव लंबी, इस प्रकार की कोशिकाएं, इस प्रकार की कोशिकाएं, कोशिकाएं निर्जीव लंबी, निर्जीव लंबी, नलिकाकार, नलिकाकार, देख रहे हैं नलिकाकार हैं, नलिकाकार एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं, देख रहे हैं नुकीली हैं, एवं दोनों सिरों पर, सिरों पर नुकीली होती हैं।
नुकीली होती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा, इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, नलिकाकार एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। और इसमें लिख लेंगे आप लोग, कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमाव के कारण, कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमाव के कारण कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमाव के कारण सर्पिलाकार, वलयाकार, इनकी आकृति कैसे हो जाती है? सर्पिलाकार, वलयाकार, सर्पिलाकार, वलयाकार, जालिका रूपी एवं गर्तमय हो सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, नलिकाकार एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं एवं कोशिका भित्ति पर लिग्निन एक पदार्थ होता है, कोशिका भित्ति पर लिग्निन के जमाव के कारण जो कोशिकाएं होती हैं सर्पिलाकार भी हो सकती हैं, वलयाकार भी हो सकती हैं, जालिका रूपी भी हो सकती हैं और गर्तमय भी हो सकती हैं। तो ये रहा स्टूडेंट किसके बारे में? ये रहा वाहिनिकाओं के बारे में। और वाहिनिकाओं का स्ट्रक्चर, जो वाहिनिका कोशिका जो होती हैं, जो जाइलम को बनाने में भाग लेती हैं, उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे दूसरा, जिसको वाहिकाएं कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे वाहिकाओं के बारे में। तो हमारी अगली हेडिंग होगी वाहिकाएं, वेसल्स। बी हेडिंग रहेगा वाहिकाएं। जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेसल्स। वाहिकाएं क्या होती है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो पहले हम इनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, वाहिकाओं का, तब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो ये थोड़ी मोटी होती हैं पहले वाले से, जो वाहिनिकाएं होती हैं उनसे चौड़ी होती है और मोटी होती है, क्योंकि इसमें अधिक लिग्निन का जमा हो जाता है तो मोटी हो जाती हैं, और चौड़ाई में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। तो इसमें आप चित्र बना लेंगे, थोड़ा ऊपर से बनाते हैं। देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये ऊपर का भाग हो गया, ऊपर का भाग, नीचे का भी भाग बना लेते हैं।
हाँ, आप समझेंगे। और यह बीच में एक गैप पाया जाता है, देखेंगे यहाँ पर, ये बीच में। और इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे आप लोग। यहाँ पर ऐसे गर्त पाई जाती हैं, ऐसे गर्त यहाँ पाई जाती हैं, फिर यहाँ भी पाई जाती है। ऐसे गर्त यहाँ भी पाई जाती है, फिर इस साइड में भी पाई जाती है गर्त। ये गर्त हो गए। उसके बाद यहाँ पर ऐसे कोशिकाएं होती हैं बिंदी बिंदी करके। और इसमें भी आप लोग बना लेंगे। ये हो गई आपकी वाहिकाएं। नामकरण कर देते हैं। ये छिद्रित अंतिम भित्तीय गर्त, ये है छिद्रित भित्तीय अंतिम गर्त, ये हो गई। और ये गर्त जानते ही हैं, ये क्या है, गर्त है, गर्त। तो ये हमने आपके सामने एक वाहिकाओं का चित्र बनाया। वाहिका जो होती है जाइलम या दारू ऊतक में पाई जाती हैं। इसके बारे में आप नोट कर लेंगे। वेसल्स के बारे में कोशिकाओं को तो आप देख ही लिए हैं। लिखेंगे ये भी पतली लंबी बेलनाकार, ये कोशिकाएं भी लंबी पतली बेलनाकार, लंबी पतली बेलनाकार नलीनुमा होती हैं, नलीनुमा होती हैं, लेकिन इनकी चौड़ाई वाहिकाओं से अधिक होती है। हमने पहले ही बता रखा कि इनकी चौड़ाई वाहिकाओं से, वाहिनिकाओं से अधिक होती है, लेकिन इनकी चौड़ाई वाहिनिकाओं से अधिक होती है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा ये कोशिकाएं भी लंबी पतली बेलनाकार नलीनुमा होती है, लेकिन इनकी चौड़ाई जो होती है, देख रहे हैं स्ट्रक्चर से ही पता चल रहा है, इनकी चौड़ाई क्या होती है, वाहिनिकाओं से अधिक होती है। इनकी भी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अधिक जमाव हो जाता है। इनकी भी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव
हो जाता है, हो जाता है। इनकी भी कोशिका भित्ति पर किसका जमा हो जाता है स्टूडेंट्स? लिग्निन का जमा हो जाता है। तो ये रहा किसके बारे में? जाइलम ऊतक की दूसरी कोशिका का, जिसका नाम है वाहिकाएं, वेसल्स। आप लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा और इनके बारे में भी देखा कि ये कोशिकाएं भी लंबी, पतली, बेलनाकार, नलीनुमा होती हैं, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति पर इनकी चौड़ाई वाहिनिकाओं की अपेक्षा अधिक होती है, लेकिन इनकी भी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का जमाव हो जाता है, जिससे मोटी हो जाती है। इनकी भी कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। तो ये रहा वाहिकाओं के बारे में। अब देखेंगे दारू मृदुतक। दारू मृदुतक जिसको हम लोग जाइलम पेरेन्काइमा कहते हैं। तीसरा प्रकार है स्टूडेंट्स सी, दारू मृदुतक। मृदुतक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जाइलम पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा। तो हमने आपको एक शब्द बताया था किसका? मृदुतक या पेरेन्काइमा शब्द आ जाएंगे तो इतना तो जरूर आप लोगों के माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि पेरेन्काइमा या मृदुतक का मतलब होता है कि सजीव कोशिकाएं होंगी ही होंगी। अर्थात पेरेन्काइमा इसमें आ गया है तो यहाँ जो कोशिकाएं होंगी दारू की या जाइलम की, वो क्या होंगी? पेरेन्काइमेटस प्रकार की होंगी, मृदुतक प्रकार की होंगी, अर्थात जीवित होंगी। तो इस ऊतक की कोशिकाएं जीवित होंगी। तो पहले चित्र बना लेते हैं, उसके बाद डिटेल से पढ़ेंगे। तो चित्र आप लोग बना लेंगे दारू मृदुतक का। इनकी कोशिकाएं थोड़ा लंबी लंबी होती हैं, तो थोड़ा बना लेंगे आप लोग। अब ध्यान से चित्र देखते चलेंगे, आप लोगों को भी बनाना है। जब तक चित्र नहीं आप लोग जानेंगे तब तक नहीं बना पाएंगे। ये हो गई कोशिकाएं दारू मृदुतक की। इसमें एक बड़ा केंद्रक भी होता है, इसमें एक बड़ा केंद्रक भी होता है। तो यह क्या हो गया स्टूडेंट्स? केंद्रक हो गया। तो इसको पहले लिख सकते हैं केंद्रक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो ये केंद्रक हो गया। और इसमें जीव द्रव्य भरा होता है। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स? जीव द्रव्य भरा होता है। ये सारी क्या हैं? प्रोटोप्लाज्म है, जिसको हम लोग इंग्लिश हिंदी में जीव द्रव्य कहते हैं। तो ये क्या है? ये जीव द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं, जिसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। जो पिछले अध्याय में आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर? दारू मृदुतक का आप लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, जिसमें एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है और ये जीव द्रव्य इसमें भरा होता है, क्योंकि ये जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं।
तो इसमें आप लोग लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, इसके बारे में भी आप लोग नोट कर लेंगे। तो इसमें आप लोग नोट करेंगे कि ये जीवित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं, ये जीवित कोशिकाएं होती हैं। आगे लिखेंगे, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अधिक जमाव होने के कारण, लेकिन इनकी कोशिका भित्ति पर, दिख रहे हैं कोशिका भित्ति पर, इनकी कोशिका भित्ति पर लिग्निन का अधिक जमा होने के कारण, लिग्निन का अधिक जमाव होने के कारण, जमाव होने के कारण इनकी भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं, जमाव होने के कारण इनकी भित्तियाँ थोड़ी मोटी हो जाती हैं, कारण भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं, भित्तियाँ मोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। इसमें एक बड़ा केंद्रक भी पाया जाता है, आप लोग जानते ही हैं, इसको लिखना नहीं है, तो बस इतना याद रखेंगे। जो देख रहे हैं भित्तियाँ मोटी हो गई हैं, किसके कारण है? तो ये लिग्निन का अधिक जमा होने के कारण इनकी भित्तियाँ क्या हो जाती हैं? मोटी हो जाती हैं। तो ये कोशिकाएँ जीवित होती हैं क्योंकि इसमें जीव द्रव्य पाया जाता है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ाया था कोशिका वाले में कि जीव द्रव्य को, जीवित जीवों का एक प्रमुख लक्षण भी होता है, जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है वे सजीव होते हैं, जिसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है वे निर्जीव होते हैं। हम ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर दारू मृदुतक भी खत्म हुआ। अब जाइलम का चौथा कोशिका जो होती है जाइलम उत्तक को बनाने में, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है दारू तंतु, जाइलम फाइबर, दारू तंतु। डी आप लोग हेडिंग डालेंगे, जिसको कहते हैं दारू तंतु, जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर्स, जाइलम फाइबर याद रखेंगे। पहले इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, तब आगे इसके बारे में नोट करेंगे। तो स्ट्रक्चर में ये भी लंबी कोशिकाएं होती हैं, थोड़ी लंबी होती हैं, और ये भी दोनों सिरों पर क्या होती हैं? नुकीली होती, याद रखेंगे। इनकी कोशिकाएं थोड़ी लंबी होती हैं और दोनों सिरों पर क्या होती है स्टूडेंट्स? नुकीली होती हैं। दिख रहे हैं ना, यहाँ पर दोनों सिरों पर नुकीली हैं। ये दोनों सिरों पर क्या हो गई? नुकीली हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। इसमें गर्त भी पाए जाते हैं, जगह जगह गर्त भी पाए जाते हैं। तो इनकी कोशिकाएं लंबी, थोड़ी लंबी, सब कोशिकाओं से क्या होती है? लंबी होती हैं, लेकिन ये भी दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। तो आप लोगों ने इसके बारे में जान लिया, इसके बारे में थोड़ा नोट भी कर लेंगे आप लोग। ये क्या हो गया? गर्त हो गया, लिख सकते हैं गर्त। तो इसमें आप लोग नोट करेंगे कि इस प्रकार की कोशिकाएं निर्जीव, लंबी, पतली, इस प्रकार की कोशिकाएं
कोशिकाएं लंबी पतली एवं दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। लंबी पतली और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। लंबी पतली और दोनों सिरों पर क्या होती हैं? नुकीली होती हैं। ये पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। ये कोशिकाएं पौधों को सहारा प्रदान करती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा स्टूडेंट्स किसके बारे में? तो लास्ट जो था दारू तंतु जाइलम फाइबर के बारे में, जो जाइलम उत्तक की कोशिकाएं होती हैं, चौथा प्रकार था। तो इस प्रकार की कोशिकाएं लंबी पतली और दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं तथा यह पौधों को क्या करती हैं? सहारा प्रदान करती हैं। तो ये जाइलम उत्तक और जाइलम उत्तक के बनाने वाली कोशिकाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब हम जाइलम उत्तक के कार्य को पढ़ लेते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक होगा जाइलम उत्तक के कार्य। जाइलम उत्तक के कार्य। उत्तक के कार्य, फंक्शंस ऑफ जाइलम। फंक्शंस ऑफ जाइलम। तो लिखेंगे जाइलम उत्तक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। जाइलम उत्तक के निम्नलिखित कार्य होते हैं। पहला इसका कार्य स्टूडेंट्स, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। तो लिख सकते हैं जाइलम उत्तक या जाइलम पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। यांत्रिक शक्ति, अंदर से जो शक्ति होती है वो प्रदान करता है, यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। पहला आप लोगों ने कार्य देखा, यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। दूसरा कार्य जान लेंगे, दो ही इसके इंपॉर्टेंट कार्य हो, दो ही आप लोग जानेंगे कि यह पौधों में किसका संवहन करता है। तो यह उत्तक, यह जाइलम भूमि से जल एवं खनिज लवणों को, जाइलम भूमि से जल एवं खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। यहाँ पर याद रखेंगे जाइलम
भूमि से जल एवं खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ये पहले बता रखे रहेगी, फिर भी जाइलम उत्तक के कार्यों के बारे में आप लोग याद रखेंगे। यह पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है और दूसरा है पौधे के विभिन्न भागों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। याद रखेंगे जाइलम और फ्लोएम जो उत्तक होते हैं इनको संवहन उत्तक भी कहते हैं। तो आपसे कोई पूछे कि संवहन उत्तक क्या होते हैं, तो संवहन उत्तक वे उत्तक होते हैं जो पौधों में जल एवं खनिज लवणों के साथ साथ भोजन का भी संवहन करते हैं, वो संवहन उत्तक कहलाते हैं। संवहन उत्तक दो होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये सारी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आज जाइलम और जाइलम उत्तक के कोशिकाओं के बारे में आप लोगों ने पढ़ा और जाइलम उत्तक के कार्यों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्लोएम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में बनने वाली पाए जाने वाली कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे और उनकी स्ट्रक्चर भी देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और आप जुड़े रहिए एसएन ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद।